नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर विधि शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज कोटा, राजस्थान। आज हम 1857 के विद्रोह के स्वरूप पर चर्चा करेंगे और यह यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में आने वाला बेहद ही लोकप्रिय प्रश्न है। हर ऑल्टरनेट ईयर 1857 के विद्रोह के स्वरूप पर प्रश्न पूछ ही लिया जाता है, इसलिए आपको इस टॉपिक को अच्छे से तैयार करना है। उस विद्रोह के स्वरूप की चर्चा करने से पहले हम विद्रोह की एक झलक देख लेते हैं। कहाँ कहाँ किस किस ने विद्रोह किया, क्योंकि इस विषय पर अक्सर यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स में भी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। विद्रोह का जो पहला शहीद था उसको आप जानते ही हैं, मंगल पांडे, जिसने बैरकपुर की छावनी जो कि बंगाल में है वहाँ यह विद्रोह किया। 10 मई 1857 को मेरठ स्थित छावनी में 20 NI और 3 LC के पैदल सैन्य टुकड़ियों ने विद्रोह कर दिया और वो लोग अपने उच्चाधिकारियों की हत्या कर दिल्ली की तरफ बढ़ गए। 10 मई विद्रोहियों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया और बहादुर शाह जफ़र को अपना नेता नियुक्त किया। सिपाहियों और बहादुर शाह के बीच वार्तालाप का जो सूत्र था वो था जफ़र बख्त। उसके बाद दिल्ली विजय का समाचार पूरे देश में फैल गया और देखते ही देखते कानपुर, लखनऊ, बरेली, जगदीशपुर, झांसी, अलीगढ़, रुहेलखंड, इलाहाबाद और ग्वालियर में भी विद्रोह की चिंगारी फूटी। राजस्थान जैसी जगहों पर बहुत ही छोटे रूप में विद्रोह हुआ। कानपुर में इस विद्रोह के नेता थे पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब, जिनका मूल नाम था धोंधू पंत। और उनकी सहायता किसने की? उनकी सहायता की तात्या टोपे ने। फिर नाना साहब लगातार हारते रहे और हारते हारते अंततः नेपाल चले गए और अंतिम सांस तक अंग्रेजों से लड़ते रहे। दिल्ली में 82 वर्षीय बहादुर शाह ने जफ़र बख्त खां के सहयोग से विद्रोह का नेतृत्व किया। 20 सितंबर 1857 को बहादुर शाह ने हुमायूं के मकबरे में अंग्रेज लेफ्टिनेंट WSR हडसन के समक्ष समर्पण कर दिया और उन्हें शेष जीवन रंगून में निर्वासित होकर बिताना पड़ा। वहीं उनकी मृत्यु हुई और रंगून में ही बहादुर शाह जफ़र की मज़ार है। बहादुर शाह जफ़र कविताएं लिखा करते थे। लखनऊ में 4 जून 1857 विद्रोह की शुरुआत हुई। बेगम हज़रत महल अपने अल्पायु पुत्र बिरजस कादिर के साथ संघर्ष करती रहीं। लखनऊ के बाद बेगम हज़रत महल ने मौलवी अहमदुल्ला के साथ शाहजहांपुर में भी विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया। वे शीघ्र ही पराजित हुईं और नेपाल चली गईं, जहां उनकी गुमनाम मौत हुई। झांसी में 4 जून 1858 को रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में विद्रोह हुआ, जिसमें रानी ने अपने साहसी नेतृत्व में अंग्रेज़ों के साथ वीरतापूर्वक युद्ध किया। और झांसी के पतन के बाद रानी ग्वालियर की ओर चली गई। ग्वालियर में तात्या टोपे के साथ विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया। अनेक युद्धों में अंग्रेज़ों को पराजित करने के बाद अंग्रेज़ी जनरल ह्यू रोज से लड़ते हुए 17 जून 1858 को रानी वीरगति को प्राप्त हुई। ह्यू रोज ने उनके बारे में कहा है, भारतीय क्रांतिकारियों में यहाँ सोई हुई औरत अकेली मर्द है। तात्या टोपे, जिनका कि वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था, ग्वालियर के पतन के बाद अप्रैल 1859 में नेपाल चले गए। वहाँ पर तात्या टोपे, जिनका मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग था, वे ग्वालियर के पतन के बाद राजस्थान चले गए और राजस्थान में मारवाड़ के राजा मानसिंह के विश्वासघात के बाद उन्हें पकड़ लिया गया। तात्या टोपे की गिरफ्तारी मध्य भारत में 1857 के विद्रोह की अंतिम घटना थी। तात्या टोपे को फांसी दी गई। जगदीशपुर,
जो कि कहाँ पर है, आरा, बिहार में। वहाँ के प्रमुख जमींदार कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह के समय विद्रोह का झंडा फहराया और उन्हें बिहार का सिंह कहा जाता है। फैजाबाद में 1857 के विद्रोह को मौलवी अहमदुल्ला ने अपना नेतृत्व प्रदान किया। अहमदुल्ला की गतिविधियों से अंग्रेज इतने ज़्यादा चिंतित थे कि उन्हें पकड़ने के लिए 50,000 रुपये के नकद इनाम की घोषणा की गई थी। यह भी महत्वपूर्ण तथ्य है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की दृष्टि से। 5 जून 1858 को रुहेलखंड की सीमा पर पवैया में जमींदार कुंवर सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। रुहेलखंड में खान बहादुर खान ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया। इन्हें मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय ने सूबेदार के पद पर नियुक्त किया था। कालांतर में खान बहादुर खान को भी पकड़कर फांसी दी गई। इस प्रकार 1857 के विद्रोह के प्रमुख नेताओं का नाम और विद्रोह को कुचलने वाले प्रमुख अधिकारियों का जिक्र इस स्लाइड में किया गया है, जो नोट्स बनाने में और तथ्यों को याद करने में आपकी मदद करेगा। कोटा राजस्थान में एक भारतीय सैन्य टुकड़े ने विद्रोह कर अंग्रेज एजेंट मेजर बर्टन की हत्या कर विद्रोह किया, परंतु विद्रोह को कुचल दिया गया। पंजाब में अधिकांश हिस्सा विद्रोह से अलग रहा, लेकिन नवीं घुड़सवार सेना के सैनिक वजीर खां ने अजनाला में विद्रोह किया। कुल्लू में राणा प्रताप सिंह और वीर सिंह ने विद्रोह किया, लेकिन शीघ्र ही इनको दबाकर इनको फांसी दे दी गई। दक्षिण भारत का अधिकांश हिस्सा विद्रोह के समय शांत था। केवल सतारा और कोल्हापुर में कुछ प्रभाव देखने को मिला। सतारा में रंगोजी बापूजी गुप्ते ने विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया। इस प्रकार बंगाल, पंजाब, राजपूताना, पटियाला, जिंद, हैदराबाद, मद्रास आदि ऐसे क्षेत्र थे जहां पर विद्रोह नहीं पनप सका, बल्कि वहां के शासकों ने विद्रोह को दबाने में अंग्रेजी सरकार की मदद की। बंगाल के जमींदारों ने विद्रोह को कुचलने में अंग्रेजों की मदद की और 1857 के विद्रोह में व्यापारी, पढ़े लिखे लोग और भारतीय शासकों ने हिस्सेदारी नहीं ली। तो ये रैपिड फायर की तरह हमने 1857 के विद्रोह के प्रसार को देखा है कि किस किस नेता के नेतृत्व में ये भारत के किन किन इलाकों में फैला। अब हम बात करेंगे 1857 के विद्रोह के स्वरूप की। इस विद्रोह का स्वरूप क्या था? ये था क्या ये एक सैनिक विद्रोह था? क्या ये एक स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया युद्ध था? क्या यह राष्ट्रीय स्वरूप का था या क्षेत्रीय स्वरूप का था? क्या ये नियोजित था? क्या इसकी योजना बनाई गई थी? इन सारे प्रश्नों पर हम लोग क्रमबद्ध रूप से दृष्टिपात करेंगे। उससे पहले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स और यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स में पूछा जाने वाला एक महत्वपूर्ण प्रश्न है 1857 पर लिखी हुई प्रमुख पुस्तकें। तो पहली जो महत्वपूर्ण पुस्तक है वो है विनायक दामोदर सावरकर की फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। दूसरी किताब है अशोक मेहता की द ग्रेट रिबेलियन। आर.सी. मजूमदार जो कि इस विषय पर शोध करने वाले महत्वपूर्ण विद्वान हैं, उनकी किताब है सिपॉय म्यूटनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857। इसके बाद डॉक्टर एस.एन. सेन की महत्वपूर्ण पुस्तक है 1857। इसके बाद भी कई और लोगों ने भी कई महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी हैं, लेकिन प्रश्न प्राय यहीं से पूछे जाते हैं। अभी हाल ही में कुछ 20 वर्ष पूर्व जूडिथ ब्राउन ने किताब लिखी है मॉडर्न इंडिया, और उस पर भी मॉडर्न इंडिया नामक अपनी किताब में उन्होंने 1857 के स्वरूप पर अपने विचार प्रकट किए हैं। इन प्रश्नों में 1857 के विद्रोह के कारण स्वरूप पर विशद रूप से चर्चा की गई। विशेष रूप से स्वरूप पर बहुत व्यापक रूप से लिखा गया है।
तो अब हम बात करेंगे स्वरूप की। 1857 के विद्रोह के बारे में अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग मत प्रकट किए हैं। और अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि 1857 के विद्रोह के स्वरूप का वर्णन कीजिए, तो आपको इन सभी बिंदुओं को अपने उत्तर में समावेश करना है। तो स्वरूप के संबंध में जो पहला महत्वपूर्ण मत है वह है सैनिक विद्रोह। विद्रोह के होते ही अंग्रेजों ने इसे एक सैनिक विद्रोह कहा। (1857) के विद्रोह को सैन्य विद्रोह मानने वाले प्रमुख इतिहासकार हैं के मालेसन, ट्रेवेलियन, लॉरेंस, होम्स और सीले। ये सभी अंग्रेजी इतिहासकार अंग्रेजी साम्राज्य के समर्थक हैं। उनका कहना है कि यह विद्रोह सैनिकों द्वारा ही शुरू किया गया और सेना तक ही सीमित था। इसे जनसाधारण का कोई समर्थन प्राप्त नहीं हुआ। यहाँ उल्लेखनीय है कि कुछ भारतीय लोगों ने भी इसे एक सैनिक विद्रोह माना है और ये भारतीय नाम बहुत महत्वपूर्ण है। आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, जैसे कि मुंशी जीवन लाल और मोइनुद्दीन। ये दोनों व्यक्ति उस समय दिल्ली में थे। दुर्गादास बंदोपाध्याय उस समय बरेली में थे। वे भी इसे एक सैनिक विद्रोह कहते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण नाम है सर सैयद अहमद खां, जो कि इस विद्रोह के समय बिजनौर में सदर अमीन के पद पर कार्यरत थे। किंतु इसे एक सैनिक विद्रोह मानना इसकी स्वरूप की गलत व्याख्या होगी। ठीक है कि भाई ये विद्रोह सैनिकों ने शुरू किया था। कारतूस लगे, चर्बी लगे कारतूस इसका तात्कालिक कारण थे। किंतु ये विद्रोह हर स्थान पर सेना तक ही सीमित नहीं रहा। विद्रोही जो थे वो जनता के हर वर्ग से आ रहे थे। अवध में इसे जनता का समर्थन प्राप्त था। इसी तरह बिहार के कुछ जिलों, विशेषतः शाहबाद में भी इसे जनता का समर्थन प्राप्त था। और फिर विद्रोह की समाप्ति के बाद विद्रोह के आरोपियों पर जो अभियोग चलाए गए, जो मुकदमे चलाए गए, जिन्हें कि ट्रायल्स ऑफ 1858-59 कहा जाता है, उसमें कई सारे सैनिकों के साथ कई असैनिकों पर भी मुकदमे चलाए गए थे। उन्हें दोषी भी पाया गया था और उन्हें दंड भी दिया गया था। अतः इस विद्रोह को केवल एक सैनिक विद्रोह मानना भूल होगी। अगला जो मत है वह है धर्मांध लोगों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध। एलिया रीज का यह कथन है कि 1857 का विद्रोह धर्मांधों का ईसाइयों के खिलाफ युद्ध था, लेकिन इस मत के साथ सहमत होना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से कोई धार्मिक कारण विद्यमान नहीं था। और ऐसा भी नहीं है कि धर्म पताकाएं फहराई गई हों और धर्म के नाम पर युद्ध लड़ा गया हो। और भले ही इस युद्ध में ईसाई धर्म विजित हुआ, लेकिन ईसाई लोग जीते, लेकिन ईसाई धर्म की विजय नहीं हुई। ऐसा नहीं हुआ कि विद्रोह के बाद सारे देश को ईसाई बना दिया गया हो। और भले ही हिंदू मुसलमान पराजित हुए थे, लेकिन हिंदू और इस्लाम धर्म की पराजय नहीं हुई थी। वे उसके बाद 1857 के विद्रोह के बाद भी उसी तरह से चलते रहे। ये ठीक है कि पाश्चात्य विज्ञान की तरह ईसाई धर्म का भी भारतीय मन में प्रभाव हुआ, लेकिन ईसाई धर्म प्रचारकों को धर्म प्रचार में कोई विशेष सफलता नहीं मिली। फिर कई लोग इसे जातीय युद्ध भी कहते हैं, श्वेत लोग और काले लोगों के बीच जातीय युद्ध, लेकिन वास्तविकता ऐसी नहीं थी। एक श्वेत
सैनिक या अधिकारी के अनुपात में 20 काले या भारतीय सैनिकों ने इस विद्रोह को दबाने का काम किया था। इसके अलावा गोरे सैनिकों के लिए खाना बनाने वाले और गोरे सैनिक हताहतों को खतरे के क्षेत्र से दूर पहुंचाने वाले पालकी वाले काले ही थे। अतः इस युद्ध को गोरे काले लोगों के बीच का जातीय युद्ध नहीं कहा जा सकता। अगला जो मत है 1857 के स्वरूप के बारे में, वो ये कि यह बर्बरता और सभ्यता के बीच का युद्ध था। ये जो मत है वो अंग्रेज़ी विचारधारा वाइट मैन्स बर्डन, जिसके प्रणेता रुडयार्ड किपलिंग हैं, के मत की पुष्टि करती है, जो यह मानता है कि अंग्रेज़ ही सभ्य हैं, है ना। जो श्वेत हैं, वाइट मैन हैं, वे अंग्रेज़ सभ्य हैं और ईश्वर ने उनके कंधों पर ये बोझ डाला है, उनके कंधों पर ये बर्डन है कि वे संपूर्ण संसार में सभ्यता का प्रचार करें। एशियाई अफ्रीकी संस्कृतियाँ बर्बर हैं। अतः वाइट मैन्स का ये उत्तरदायित्व है, श्वेत लोगों का ये उत्तरदायित्व है कि इन बर्बर जगहों पर वे संस्कृतियों का, सभ्यता का प्रचार करें। टी.आर. होम्स ने इस विचार को लोकप्रिय बनाने का प्रयास किया है, किंतु यह मत अस्वीकार्य है। विद्रोह के समय दोनों ही पक्षों ने क्रूरता और बर्बरता दिखाई। दिल्ली, कानपुर और लखनऊ में कुछ भारतीय लोगों ने भले यूरोपीय स्त्रियों और बालकों की हत्या की हो, तो अंग्रेज़ों ने भी कई जगहों पर अपराध किए जो भारतीयों से भी अधिक बर्बर और जघन्य थे। हडसन ने दिल्ली में अंधाधुंध गोलियां चलाईं और बहादुर शाह जफर के पुत्रों और पोतों की हत्या कर दी। नील, जो कि विद्रोह का दमन करने वाला प्रमुख सैन्य अधिकारी था, उसे इस बात पर गर्व था कि उसने सैकड़ों भारतीयों को बिना किसी मुकदमे पर मुकदमा चलाए फांसी पर लटका दिया। इलाहाबाद के आसपास शायद ही कोई ऐसा वृक्ष था जिसकी शाखाओं पर भाग्यहीन कृषकों को शाखाओं का प्रयोग भाग्यहीन कृषकों को फांसी देने के लिए नहीं किया गया हो। रसल ने, जो कि लंदन टाइम्स का संवाददाता था उस समय, उसने लिखा कि मुसलमान अभिजात वर्ग के लोगों को जीवित ही सूअर की कच्ची खाल में सी दिया गया और सूअर का मांस उनके गले में उतारा गया। वास्तव में अंग्रेज़ और भारतीय दोनों ने ही प्रतिशोध की भावना में कई बर्बर कार्य किए, और जो इस तरह के बर्बर कार्य कर रहे हैं उन्हें सभ्य नहीं कहा जा सकता। इसलिए इसे सभ्यता और बर्बरता के बीच का युद्ध हम नहीं कह सकते। जो 1857 के विद्रोह के बारे में जो अगला मत है वह है कि यह अंग्रेज़ों के खिलाफ एक मुस्लिम षड्यंत्र था, जिसमें हिंदू शिकायतों का लाभ उठाया गया, लेकिन इस व्याख्या को भी पर्याप्त नहीं माना जा सकता। अगला जो सबसे महत्वपूर्ण मत है इसके स्वरूप को लेकर वह है प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में इसकी व्याख्या करना। और ऐसा करने वाले प्रथम भारतीय हैं वी.डी. सावरकर, जिन्होंने 1908 में अपनी एक पुस्तक प्रकाशित की जिसका नाम था फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। उन्होंने ही इस धारणा को जन्म दिया है कि 1857 का विद्रोह एक सुनियोजित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था। सावरकर के मत से सहमति व्यक्त करते हुए डॉक्टर S.N. सेन ने अपनी पुस्तक 1857 में विचार व्यक्त किया है कि जो धर्म के लिए लड़ाई के रूप में शुरू हुआ था वह स्वतंत्रता संग्राम के रूप में समाप्त हुआ। इसके अलावा समकालीन ब्रिटिश कंजर्वेटिव पार्टी के सांसद बेंजामिन डिज़रायली
ने भी जुलाई 1857 में कहा था कि यह विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। इस प्रकार इस विद्रोह के स्वरूप इन सभी इतिहासकारों ने इस विद्रोह के स्वरूप को राष्ट्रीय माना है। वीर सावरकर ने तो इसे एक सुनियोजित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम कहा है और इसके पक्ष में वे विद्रोह से पहले फूल और रोटी, कमल का फूल और रोटी बांटे जाने का जिक्र करते हैं। वे कहते हैं कि एक योजना थी जिसका प्रसार इन दो प्रतीकों के रूप में किया गया। साथ ही साथ वे कुछ महत्वपूर्ण नाम भी लेते हैं कि भाई वे इंग्लैंड गए थे और विद्रोह की योजना या सुनियोजन के बारे में इतिहासकार सुंदरलाल का नाम महत्वपूर्ण है। वे कहते हैं कि यह विद्रोह सुनियोजित था और इस योजना का सूत्रपात कानपुर के समीप बिठूर या फिर लंदन में हुआ था। ये सुंदरलाल का कहना है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि नाना साहब के करीबी अजीमुल्ला खान और सतारा के अपदस्थ राजा के करीबी राणोजी बापू ने लंदन में विद्रोह की योजना बनाई थी। अजीमुल्ला ने कानपुर में नाना साहब के साथ मिलकर विद्रोह की योजना को अंतिम रूप देते हुए 31 मई 1857 को क्रांति का दिन निश्चित किया था। क्रांति के प्रतीक के रूप में कमल और रोटी को चुना गया था। कमल के फूल को उन सभी सैन्य टुकड़ियों तक पहुंचाया गया जो विद्रोह में शामिल थी तथा रोटी को एक गांव का चौकीदार दूसरे गांव तक पहुंचाता था। कमल का फूल इस सिपाहियों के लिए और रोटी सामान्य जनता के लिए विद्रोह का प्रतीक थी। इस प्रकार से इस विद्रोह के योजनाबद्ध होने की बात की गई है और इस योजना का जो निर्माण है वो नाना साहब, अजीमुल्ला खान और राणोजी बापू के द्वारा किया गया, ऐसा बताया गया है। लेकिन विद्रोह के सुनियोजित होने के बारे में कई सारे संदेह है, इसलिए इसे सुनियोजित नहीं कहा जा सकता। और फिर इसे एक राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम मानने का जो विचार है उसके विरुद्ध एक महत्वपूर्ण इतिहासकार डॉक्टर R.C. मजूमदार ने कई सारे तथ्य रखे हैं। वे कहते हैं कि 1857 का विद्रोह योजना का सुनियोजित नहीं था और न ही इसके पीछे किसी कुशल सिद्धहस्त व्यक्ति का हाथ था। केवल तथ्य यह है कि नाना साहब मार्च-अप्रैल 1857 में लखनऊ गए थे और ये विद्रोह मई में आरंभ हो गया। इससे ये प्रमाणित नहीं हो जाता कि उन्होंने इस योजना का निर्माण किया था। यह कहना कि मुंशी अजीमुल्ला खां और रांगो बापू ने इस विद्रोह की योजना बनाई थी ठीक नहीं है। अजीमुल्ला खां कौन है? अजीमुल्ला खां कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के सामने बाजीराव द्वितीय को मिलने वाली पेंशन के लिए नाना साहब की ओर से पेश हुए थे। मतलब वे लंदन गए थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से मिलने, और किस लिए गए थे? नाना साहब को पेंशन दिलवाने के लिए। और जब वो वापस आए तो वे वापस आते हुए तुर्की गए थे और कीमिया के रण क्षेत्र में उमर पाशा को मिले थे। इसी तरह से जो रांगो बापू थे उन्हें सतारा को पुनः प्राप्त करने के लिए लंदन भेजा गया था। इन दोनों व्यक्तियों का लंदन जाना इस बात को प्रमाणित नहीं करता कि उन्होंने षड्यंत्र में भाग लिया। इसी तरह से रोटी और कमल के फूलों को अलग अलग स्थानों पर भेजा जाना किसी निश्चित बात को प्रमाणित नहीं करता। फिर अगर आप योजना की बात करते हैं तो बहादुर शाह जफ़र पर चलाए गए मुकदमे में सिद्ध करने का प्रयास किया गया था कि वह
कि बहादुर शाह जफर इस पूर्व नियोजित षड्यंत्र का नेतृत्व कर रहे थे और इस योजना में उनका भी हाथ था। लेकिन जो प्रमाण एकत्रित किए गए उन पर अंग्रेज अधिकारियों को भी विश्वास नहीं हुआ। वास्तव में इस मुकदमे से स्पष्ट हो गया कि 1857 के विद्रोह से बहादुर शाह जफर भी उतने ही ज़्यादा आश्चर्यचकित थे जितने कि अंग्रेज़। उन्हें भी नहीं पता था। तो अगर कोई योजना होती तो बहादुर शाह जफर को इस बारे में पता होता, क्योंकि योजना के तहत ही बहादुर शाह जफर को उसका नेतृत्व करने के लिए कहा गया था। लेकिन ऐसा नहीं था। बहादुर शाह जफर इस विद्रोह से अत्यंत आश्चर्यचकित थे और प्रारंभ में वे इस विद्रोह का नेतृत्व करने में सकुचा रहे थे। ये सारी बातें कौन कह रहा है? डॉक्टर आर.सी. मजूमदार कह रहे हैं। और फिर वे ये कहते हैं कि मध्य 19वीं शताब्दी में भारतीय राष्ट्रीयता जो थी वो कोई विकसित कंसेप्ट नहीं थी, वो भ्रूणावस्था में थी। उनका इसी तरह से डॉक्टर एस.एन. सेन का कथन है कि 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत केवल एक भौगोलिक कथन था। 1857 में बंगाली, पंजाबी, हिंदुस्तानी, महाराष्ट्री, मद्रासी ये अनुभव नहीं करते थे कि वे एक राष्ट्र के सदस्य हैं। और विद्रोह के नेता भी राष्ट्रीय नहीं थे। बहादुर शाह कोई राष्ट्रीय सम्राट नहीं थे। उन्हें सैनिकों ने नेता बनने के लिए विवश किया था। नाना साहब ने विद्रोह का झंडा केवल उस समय उठाया जब उनके दूत लंदन से उनके लिए पेंशन प्राप्त करने में असफल रहे। और लक्ष्मीबाई भी अपनी झांसी के लिए ही लड़ रही थीं। जनसाधारण अधिकांशतः तटस्थ और उदासीन था। अवध और बिहार के शाहबाद जिले के अलावा कहीं पर भी इस विद्रोह को सामान्य जनता का समर्थन प्राप्त नहीं था। और राष्ट्रवाद को जिस अर्थ में हम लेते हैं उस समय भारत में वह नहीं आया था। इसीलिए आर.सी. मजूमदार ने अपनी पुस्तक सिपाही म्यूटनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 में ये कहा है कि तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय संग्राम न तो पहला था, न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम। इन सारी व्याख्याओं के बाद हम अंततः यह कह सकते हैं कि इस विद्रोह का राष्ट्रीय महत्व अप्रत्यक्ष था और उत्तरकालिक था। इसका महत्व बाद में स्पष्ट हुआ। (1857) का विद्रोह समाप्त हो गया, असफल रहा, लेकिन शीघ्र ही यह भारत में अंग्रेजी सत्ता के लिए चुनौती का एक प्रतीक बन गया। भारतीय राष्ट्रवाद के लिए यह, जो कि अब उभर रहा था, उभरते हुए भारतीय राष्ट्रवाद के लिए यह एक चमकता हुआ उदाहरण सिद्ध हुआ। इसे अंग्रेज़ों के विरुद्ध राष्ट्रीय स्वतंत्रता युद्ध का पूर्ण यश प्राप्त हुआ। हालांकि डॉक्टर सेन का मानना है कि आप इसे राष्ट्रीय न कहें, लेकिन फिर भी यह स्वतंत्रता संग्राम ही था। आरंभ इसका सैनिक विद्रोह के रूप में हुआ था, लेकिन शीघ्र ही इसने राजनीतिक स्वरूप धारण कर लिया और धर्म रक्षा के लिए युद्ध के रूप में प्रारंभ हुए इस विद्रोह ने शीघ्र ही स्वतंत्रता संग्राम का रूप धर लिया, क्योंकि इस बात में कोई संदेह नहीं है कि विद्रोही एक विदेशी सरकार को समाप्त करना चाहते थे और उस प्राचीन व्यवस्था को पुनः स्थापित करना चाहते थे जिसमें दिल्ली का राजा ही वास्तविक प्रतिनिधि था। ये कौन कह रहा है? डॉक्टर एस.एन. सेन कह रहे हैं। डॉक्टर एस.एन. सेन इसको सुनियोजित नहीं मानते, इसे राष्ट्रीय नहीं मानते, लेकिन इसे स्वतंत्रता संग्राम मानते हैं, क्योंकि जितने भी विद्रोही थे वे सब विदेशी सरकार को समाप्त करना चाहते थे। यहाँ पर एक अमेरिकी इतिहासकार स्टेनले वॉलपॉट का मत महत्वपूर्ण है।
वे ये कहते हैं और वे इस विद्रोह के स्वरूप को स्पष्ट करने में भी सफल रहे हैं। और आप चाहें तो अपने आंसर में इसे उपसंहार में लिख सकते हैं। स्टेनले वॉलपॉट कहते हैं, यह केवल सैनिक विद्रोह से अधिक था, परंतु यह प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम से बहुत कम था। अर्थात सैनिक विद्रोह से तो ज़्यादा था और राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम से कम था। अब हम कह सकते हैं कि 1857 के विद्रोह का स्वरूप कुछ भी रहा हो, लेकिन जल्दी ही यह अंग्रेजी साम्राज्य के लिए एक चुनौती बन गया। हमारे स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में हमारे नेताओं ने और जनसाधारण ने 1857 की वीरतापूर्ण घटनाओं से प्रेरणा प्राप्त की। इसलिए आप माने या न माने, 1857 का विद्रोह भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गया। ऐसे के साथ 1857 के विद्रोह के स्वरूप पर यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। मैं आप लोगों को इस विषय में PDF उपलब्ध कराने का प्रयास करूंगी। थैंक यू।